Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic necessity of political parties of class 10 civics chapter number 4. So in this video we are going to talk about why it is very important for us to have a political party. Last video में हमने इसके functions पढ़े थे जिसमें हमने ये देखा था कि जो political parties हैं वो हमारे लिए क्या क्या functions play करती हैं, क्या क्या role play करती हैं, तो ये चीज़ हमने देखी थी। तो नेसेसिटी कहीं ना कहीं हमें उसी से पता चलती है जो हमने फंक्शंस पढ़े कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो पॉलिटिकल ऑफिसेस को ऑक्यूपाई करती हैं, लोगों को इजी होता है अप्रोच करना पॉलिटिकल पार्टीज़ को। हमने जो भी फंक्शंस पढ़े वो कहीं ना कहीं हमें ये बताते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनकी नेसेसिटी क्या है। सो दिस लिस्ट ऑफ फंक्शन इन अ सेंस आंसर्स द क्वेश्चंस आस्क्ड अबव। तो ये जो हमने फंक्शंस पढ़े लास्ट वीडियो में वो कहीं ना कहीं हमें यही बताते हैं कि क्यों जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो हमारे लिए ज़रूरी हैं। वाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़? वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़ बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ ये सारे फंक्शंस प्ले करती हैं, इसीलिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत होती है। But we still need to ask why modern democracies cannot exist without political parties. But अभी भी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिना क्यों सरवाइव नहीं कर सकती। मतलब हमें ये तो समझ आ गया कि ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ये सारे रोल प्ले करती हैं, ये सारे फंक्शंस प्ले करती हैं, बट फिर भी डेमोक्रेसीज जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिना काम क्यों नहीं कर सकती? क्या कोई और ऐसा नहीं है जो इन फंक्शंस को पूरा कर सके? मतलब पॉलिटिकल पार्टीज जिन फंक्शंस को करती है, क्या कोई और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई और ऐसी बॉडी, कोई ऐसा पर्सन नहीं हो सकता जो कि इन फंक्शंस को कर सके? वो हमें देखना है। We can understand the necessity of political parties by imagining a situation without parties. तो हमें political parties की necessity, political parties की ज़रूरत तब समझ आ सकती है अगर हम एक ऐसी situation imagine करें जहाँ पे political parties नहीं है। मतलब हमें ये सोचना है कि क्या होगा अगर political parties नहीं होंगी, क्या हमारी जो डेमोक्रेसीज हैं वो सही से काम कर भी पाएंगी कि नहीं। सो एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट। अगर हम एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करते हैं जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी, तो उसमें क्या होगा, उसमें हर एक कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ेगा। मतलब कि वो अलग अपने दम पे इंडिपेंडेंट पर्सन होके इलेक्शन लड़ेगा, वो किसी भी पार्टी का पार्ट नहीं होगा क्योंकि कोई पार्टी है ही नहीं। तो हर एक पर्सन अलग है, इंडिपेंडेंट है। कोई भी पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन से, किसी एक कैंडिडेट किसी दूसरे कैंडिडेट से जुड़ा नहीं हुआ। जितने भी लोग इलेक्शंस में लड़ रहे हैं अब सब इंडिपेंडेंट हैं। सो नो वन विल बी एबल टू मेक प्रोमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंज। अब देखो, जब कोई बड़ा पॉलिटिकल चेंज लाना होता है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आपको पार्लियामेंट में मेजॉरिटी गेन करनी होती है। अगर आपको कोई भी बड़ा चेंज चाहिए, फॉर दैट यू विल हैव टू इंश्योर मेजॉरिटी। अगर आपके प्रस्ताव को, अगर आपके पॉलिसी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है तो फिर वो पॉलिसी नहीं आ पाएगी, वो प्रोग्राम, वो लॉ नहीं आ पाएगा। ठीक है, उसे आप लागू नहीं कर पाओगे। तो अगर सारे लोग इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं तो कोई भी पर्सन इस चीज़ को इंश्योर नहीं कर सकता, कोई भी पर्सन इस चीज़ का पक्का नहीं होगा कि मैं इतने लोगों की हाँ तो ले ही लूँगा। मतलब जब पार्टीज़ होती हैं तो उसमें क्या होता है, देखो, अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का पार्ट होते हैं। तो मान लो यहाँ पे 4 लोग हैं, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 4 लोग हैं। ये चारों लोग जो हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे एक अकेला पर्सन है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट नहीं है। सो दिस वन पर्सन इज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और ये जो 4 लोग हैं वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो मान लो इन चारों में से ये जो पर्सन है जो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, इन चारों में से एक पर्सन है ए, उसको कोई पॉलिसी लानी है, उसको कोई लॉ लाना है। तो उसको ये पता है कि अगर मैं इस लॉ को पार्लियामेंट में उठाऊंगा तो मुझे कम से कम 3 लोगों की हाँ तो मिल ही जाएगी। मतलब कि मेरे को, मेरे पार्टी के जो 3 लोग हैं वो तो हाँ करेंगे ही करेंगे क्योंकि वो मेरे पार्टी के हैं, है ना, वो मेरे ही ग्रुप के हैं, मेरे ही साथी हैं वो। तो उनकी हाँ तो मुझे मिलेगी ही। ये जो ए है वो इस इंडिपेंडेंट पर्सन के बारे में कुछ नहीं कह सकता। उसको इस इंडिपेंडेंट पर्सन के बारे में नहीं पता कि वो लॉ के साथ हाँ करेगा या ना करेगा। बट वो इन 3 लोगों के साथ एकदम एश्योर्ड है कि मेरे को 3 लोगों की हाँ तो मिलेगी ही मिलेगी क्योंकि वो पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसकी खुद की पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब ऐसे केस में मान लो
क्या होता, सारे लोग अलग होते, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, और यहाँ पे ए जो है अब वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट नहीं है। तो अब क्या इस केस में जो ए है वो इस चीज़ के लिए आश्वस्त हो पाता कि उसको 3 या 4 हाँ मिलेंगी ही मिलेंगी? नहीं, अब सारे के सारे लोग इंडिपेंडेंट हैं, अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो ए जो है उसके पास एश्योरेंस नहीं होगी कि मुझे इतनी हाँ तो मिल ही जाएँगी, राइट? आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि जब सारे लोग इंडिपेंडेंट हैं तो कोई भी किसी पे एक तरीके से भरोसा नहीं कर सकता कि ये मेरे को हाँ करेगा, मेरा साथ देगा या नहीं देगा। बट जब हम एक पार्टी का हिस्सा हैं, जब हम एक ग्रुप का हिस्सा हैं, तो अपने ग्रुप वालों का हमें एश्योरेंस होगा कि हाँ मेरे ग्रुप वाले तो मेरे को साथ करेंगे ही करेंगे, मेरे पार्टी वाले तो मेरा साथ देंगे ही देंगे। तो क्या होगा, जब ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जो है नहीं है और जहाँ पे सारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं, तो कोई भी जो कैंडिडेट है वो कोई बड़ी प्रॉमिस नहीं कर सकता, कोई मेजर पॉलिसी चेंज लाने के लिए वो प्रॉमिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको ये भरोसा ही नहीं होगा कि मान लो मैं कोई पॉलिसी लाऊंगा भी तो मुझे मेजोरिटी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, उसको ये नहीं पता होगा, तो वो इस वजह से प्रॉमिस ही नहीं कर पाएगा। द गवर्नमेंट मे बी फाउंड बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। अब मान लो सारे लोग जब इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज से सब अलग अलग अकेले इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं, तो मान लो ऐसे केस में गवर्नमेंट बन भी जाए, पहली बात तो ये कन्फ्यूजन होगी कि बनेगी कैसे। जब पार्टीज रहती हैं तो हम क्या कहते हैं कि जिस भी पार्टी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स जीत के आएंगे वो पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, राइट? पार्टी वाले केस में तो ऐसे गवर्नमेंट बनती है। बट जब सारे लोग इंडिपेंडेंट होंगे तो फिर गवर्नमेंट कैसे बनेगी? तो क्या क्राइटेरिया रखेंगे? या तो ये रख सकते हैं कि जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, बट हर एक कैंडिडेट तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहा है, मतलब कि कोई पूरे, जो गवर्नमेंट बनती है वो तो पूरे देश के लिए बनती है, राइट? बट जो कैंडिडेट है वो तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के होते हैं कि मान लो ये पूरा देश है, इसको हमने 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग सिंगल सिंगल लोग, वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करेंगे, ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लड़ेंगे। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई पर्सन जीत के आएगा, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई पर्सन जीत के आएगा, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई पर्सन जीत के आएगा, सिमिलरली इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई पर्सन जीत के आएगा। बट ये चारों लोग जो है वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, सब इंडिपेंडेंट है, किसी का कोई पार्टी नहीं, कोई लेना देना नहीं एक दूसरे से। इस केस में हम देश के लिए जो गवर्नमेंट बनानी है, ओवरऑल देश के लिए हमें जो गवर्नमेंट बनानी है वो कैसे बनाएंगे? तो ये कन्फ्यूजन रहेगी। मान लो जैसे जैसे गवर्नमेंट बन भी गई तो फिर सवाल क्या उठेगा कि वो गवर्नमेंट काम कैसे करेगी, उसकी यूटिलिटी क्या होगी, किस तरीके से वो फंक्शन करेगी? सारे लोग एक मत के नहीं होंगे, चारों कैंडिडेट जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आए उनका किसी का भी आपस में कोई मत होगा ही नहीं, सारे लोग एकदम अलग अलग ओपिनियन के होंगे, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट काम कैसे करेगी? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। तो हर एक जो पर्सन है, जो कैंडिडेट है, जो जीत के आया है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अकाउंटेबल होगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने लोकल एरिया में वो जो काम कर रहा है ना, सिर्फ उसी के लिए अकाउंटेबल होगा, उसी की उसको जिम्मेदारी होगी। अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदारी लेना कि हाँ ये काम मैंने किया है, राइट? तो जो पर्सन है जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आया है वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ही जिम्मेदार होगा, अगर वहाँ पे काम हुआ है नहीं हुआ है तो सिर्फ वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात कर सकता है, वो दूसरे की कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात नहीं करेगा। तो इस केस में पूरे देश को कैसे चलाया जाएगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पे कि पूरे देश की बात होती है, जहाँ पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात नहीं होती, जैसे टैक्स हो गया, सिक्योरिटी हो गई, डिफेंस हो गया, इन केसेस में पूरे देश की बात होती है। तो इन मुद्दों का क्या होगा जब सारे लोग, हर एक कैंडिडेट सिर्फ अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करेगा कि मैंने तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही काम करा दिया, बट पूरे देश का क्या होगा? पूरे देश को कैसे हम एक साथ लेके चल सकेंगे? बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। जब सारे लोग अलग अलग होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अकाउंटेबल होंगे, तब कोई भी पर्सन जो है पूरे कंट्री के लिए अकाउंटेबल नहीं होगा। ये समझ नहीं आएगा कि पूरे देश के लिए जो काम होंगे वो कौन करेगा, कैसे करेगा। We can also think about it by looking at the non-party based elections to the panchayat in many states. अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया, अभी हमने जो समझा कि पार्टीज़ की क्या नेसेसिटी है, वो हमने एक ऐसा सिनेरियो इमेजिन करके देखा जिसमें कि पार्टीज़ नहीं होंगी तो क्या होगा, और हमें समझ आया कि अगर पार्टीज़ नहीं होंगी तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं।
अब हम पार्टीज़ की नेसेसिटी को एक और सिनेरियो से समझ सकते हैं। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे पंचायत जो है वहाँ पे नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस होते हैं। मतलब कि हमारे देश के कुछ राज्यों में क्या होता है, जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं, जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन होते हैं। मतलब कोई पार्टी से नहीं लड़ता, सब इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं। अब वहाँ पे हमें क्या देखने मिला कि वहाँ पे ऐसे स्टेट्स जहाँ पे नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस हो रहे हैं पंचायत के, वहाँ पे भले ही बिना पार्टी के इलेक्शंस हो रहे हैं, बट धीरे धीरे क्या देखने मिला कि द पार्टीज डू नॉट कंटेस्ट फॉर्मली, इट इज़ जनरली noticed that the villages get split into more than one faction, each of which puts up a panel of its candidates. हमें ये देखने मिला कि भले ही जो पार्टीज हैं वो फॉर्मली वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रही, बट मोटे मोटे तौर पे जो गांव है कुछ फैक्शंस में टूट गया है, कुछ ग्रुप्स, कुछ गुटों में बट गया है। मतलब कि भले ही फॉर्मल जो पार्टीज हैं जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ऐसी पार्टीज फॉर्मली नहीं लड़ रही हैं, बट हो क्या रहा है कि जो गांव है वो मोटे मोटे कुछ हिस्सों में बट गया है। कि एक गुट वो है जो मान लो किसी पर्टिकुलर पर्सन को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा गुट जो है उसकी अलग ओपिनियन है, तो मतलब लोग गुटों में बट गए। राइट, मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि भले ही पार्टीज यहाँ पे नहीं है, नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन हो रहा है, बट फिर भी लोग कुछ ना कुछ ग्रुप्स में बट गए हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पार्टीज डज। और जब लोग ग्रुप्स में बट जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, पार्टी बन गई है। कहीं ना कहीं पार्टीज पार्टीज क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ पीपल ही तो होता है। जब ऐसे जगह पे जहाँ पे नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस अलाउड हैं, जहाँ पे पंचायत, ऐसे इलेक्शंस जहाँ पे पंचायत के जो इलेक्शंस हैं वो बिना पार्टी के हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली सब लड़ सकते हैं, ऐसे केस में हमें क्या देखने मिल रहा है कि लोग गुटों में बट गए हैं। मतलब अल्टीमेटली लोगों ने कहीं ना कहीं पार्टी बना ही ली है, तभी जाके वहाँ पे सही से काम हो पा रहा है, तभी वहाँ पे सही से जो इलेक्शंस हैं वो लोग लड़ पा रहे हैं, काम चल पा रहा है। तो अल्टीमेटली पार्टीज बन ही रही हैं, क्योंकि पार्टीज क्या है, वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं हु कंटेस्ट इलेक्शंस। सो दैट इज़ द रीज़न वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी हमने ऊपर रीजंस पढ़े, हमने एक सिनेरियो देखा जिसमें पॉलिटिकल पार्टी नहीं होंगी तो क्या होगा, ठीक है। दूसरा हमने ये देखा कि किस तरीके से हमारे देश के कुछ ऐसे स्टेट्स जहाँ पे नॉन पार्टी बेस्ड पंचायत इलेक्शंस अलाउड है, वहाँ पे भी अल्टीमेटली लोगों ने ग्रुप्स बना लिए हैं जो कि कहीं ना कहीं पार्टी के जैसे ही हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर जगहों पे हमें क्या देखने मिलता है, दुनिया भर की ज़्यादातर कंट्रीज, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, इन सभी कंट्रीज़ में हमें पार्टीज देखने मिलती हैं। The rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracies. अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज का उद्भव हुआ है, जो पॉलिटिकल पार्टीज इतनी ज़्यादा बढ़ी हैं, ये डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज से लिंक्ड हैं। कैसे लिंक्ड है, देखो, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज का मतलब जब बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में लोग होते हैं, किसी डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग हैं, तो हर एक पर्सन का मत, हर एक पर्सन को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना इम्पॉसिबल है। हमारे देश में 140 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं। क्या ये पॉसिबल है कि किसी डिसीजन के लिए हर एक पर्सन की हाँ बटोरी जा सके कि भाई आपको क्या कहना है, आपको क्या कहना है? 140 करोड़ लोगों के पास जा जाके हम किसी भी डिसीजन के बारे में नहीं पूछ सकते। तो क्या किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव्स को लाया जाता है कि हमने पूरे देश को कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जो हैं वो अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजेंगे। मतलब ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इसके लोगों को यहाँ का कैंडिडेट जो जीत के आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है, वो पॉलिटिकल पार्टी से कहीं ना कहीं लिंक्ड है, या यूं कहें पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है, अभी वो समझते हैं। एज वी हैव सीन, लार्ज सोसाइटीज नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो लार्ज सोसाइटीज़ होती हैं, ऐसे सोसाइटीज़ जिनमें बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत बड़ी होती हैं, उनमें हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की ज़रूरत होती है, हमें रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत होती है। एज सोसाइटीज़ बिकेम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, दे ऑल्सो नीडेड some agency to gather different views on various issues and to present these to the government. जब ये सोसाइटीज़ और बड़ी और कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं और कठिन सी होती जाती हैं, जिसमें कि आप क्लियर कट हर चीज़ को नहीं बता सकते, तो जब ये सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने मिल रहे हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग धर्म फॉलो करते हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, ठीक है, अलग अलग मतों के लोग हैं, इस तरीके से जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होती है और बहुत बड़ी सोसाइटी होती है, तो एक और ग्रुप की ज़रूरत होती है, एक और हमें ऐसी एजेंसी की ज़रूरत होती है जिसमें कि हम अलग अलग व्यूज़ को एक साथ ग्रुप कर सकें।
और वो जो एजेंसीज हैं वो उस पर्टिकुलर व्यू को, उस पर्टिकुलर आइडिया को फिर गवर्नमेंट तक पहुंचाती हैं। मतलब कि देखो, हमने ये बोला कि ठीक है, हमारा जो देश है वो बहुत बड़ा है, तो उसमें हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की ज़रूरत होगी। तो हमने क्या किया, अपने देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो पर्सन है वो इलेक्ट होके आएंगे। बट देखो, मान लो 500-600 लोग इलेक्ट होके आ गए। अब ये 500-600 लोग जो हैं, इनको एक साथ लेके चलना अगेन बहुत मुश्किल होगा। तो क्या किया जाता है, वो 500-600 लोग जो एक सोच के हैं, उन्होंने ग्रुप बना लिया। ठीक है, 500-600 लोगों में से लोगों ने अलग अलग ग्रुप बना लिए कि हम वुमेन की बात करते हैं, हम पॉवर्टी की बात करते हैं, हम पिछड़े हुए लोगों को उठाने की बात करते हैं। तो मतलब अलग अलग ग्रुप बन गए, अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग जो हैं वो एक साथ आ गए कि चलो, मतलब सिमिलर आइडियोलॉजीज के लोग जो हैं वो एक साथ आ गए। तो इससे क्या हुआ, ग्रुपिज्म हो गया, एजेंसीज बन गई। ये सारे लोग जिन्होंने ग्रुप बना लिया, अब ये मिल के अपने कुछ जो 2-4 पॉइंट होंगे उसको सीधा गवर्नमेंट को जाके बोल सकते हैं। तो इससे चीज़ आसान हो गई, कॉम्प्लेक्स नहीं हुई। अब मैंने आपको क्या बोला, अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया उसमें मैंने बोला कि जो लोग चुन के आए हैं उनको हमने ग्रुप्स में बांट दिया। बट इसको हम एक कदम पीछे ले जा सकते हैं, चुनने से पहले ही लोग ग्रुप्स में बट गए, अलग अलग लोगों के ग्रुप्स हैं, और हर एक ग्रुप जो है अपने अपने कैंडिडेट खड़ा करेगा, और हर एक जो कैंडिडेट है फिर उसको वोट मिलेंगे, जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो बंदा जीत के आ जाएगा, जो कि अभी करंट में होता है। ठीक है, मतलब हमें जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जब डेमोक्रेसीज और ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, तो हमें कुछ ऐसे ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है जो कि कुछ कॉमन आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, जो आसानी से जो सिमिलर आइडियाज़ हैं उनको ग्रुप करके एक जगह पे बता सके। They needed some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. तो बड़ी और कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसीज में हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि हम अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स को एक साथ ला सकें, ताकि जो एक साथ आए लोग हैं वो इजीली गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें। जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर ग्रुप बना लेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छी गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो मेजोरिटी की भी टेंशन नहीं रहेगी। अगर कोई पॉलिसी लानी है, कोई लॉ लाना है, कोई प्रोग्राम लाना है, तो उसके लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी उसको पास करवाने में। बड़ी पॉलिसीज़ के लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक ग्रुप के होंगे हाँ करने के लिए। दे नीडेड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसीज जस्टिफाई और अपोज दैम। तो हमें इन ग्रुप्स की ज़रूरत तो क्यों होती है, क्योंकि हमें एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो कि गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सके, गवर्नमेंट को रिस्ट्रेन कर सके, अलग अलग पॉलिसीज़ बना सके, अपोज कर सके। जैसे जो पॉलिटिकल पार्टी अभी गवर्नमेंट में है वो पॉलिसीज वगैरह बनाएगी, और जो पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन में है वो सारे लोग मिलके गवर्नमेंट को चेक करने का काम करेंगे, गवर्नमेंट कहाँ सही जा रही है, कहाँ गलत जा रही है। तो ये सारे काम जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज है वो कर रही हैं। अगर मान लो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती, इंडिविजुअल लोग होते, तो क्या इंडिविजुअल लोग गवर्नमेंट का अपोजिशन कर पाते? नहीं कर पाते। इंडिविजुअल में सब अकेले अकेले हैं। एक पर्सन गवर्नमेंट का किसी बात पे विरोध करता, दूसरा पर्सन कहता कि नहीं हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे बात नहीं बनती। अगर आपको अपोज करना है तो भी आप भारी मात्रा में होनी चाहिए, आपके पास कुछ पावर होनी चाहिए। और वो पावर कहाँ से आएगी, जब आप एक ग्रुप में होंगे, क्योंकि एकता में ही बल है। तो बहुत सारे लोग मिलके फिर आसानी से आवाज़ उठा सकते हैं, आसानी से जो गवर्नमेंट में लोग हैं वो पॉलिसीज बना सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो उन ज़रूरतों को पूरा करती हैं जो कि हर एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की होती हैं। राइट, तो क्या क्या ज़रूरत होती हैं वो सब अभी हमने पढ़ी कि किस तरीके से हमें अलग अलग व्यूज़ को एक ग्रुप करने की ज़रूरत है, ताकि हम अलग अलग व्यूज़ को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकें। अगर कोई पॉलिसी हमें पास करवानी है, कोई लॉ हमें पास करवाना है, तो उसके लिए हमें मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। और मेजॉरिटी कहाँ से आएगी, जब हमारे पास कोई ग्रुप होगा, जब हमारे पास कोई पार्टी होगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स हैं उनमें हमें पार्टीज़ की ज़रूरत होती है। वी कैन से दैट पार्टीज़ आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ डेमोक्रेसी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पार्टीज़ जो हैं वो डेमोक्रेसी के लिए नेसेसरी हैं। ठीक है, अगर पार्टीज़ नहीं होंगी तो डेमोक्रेसी सही से काम ही नहीं कर पाएगी, इवन देश सही से काम नहीं कर पाएगा। कौन गवर्नमेंट बना रहा है, क्या पॉलिसीज़ आ रही हैं, कोई इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देगा, सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का करेंगे। ओवरऑल देश कभी चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो पार्टीज़ इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर पार्टीज़ होती हैं तो उनसे आसानी से गवर्नमेंट बन जाती है, हमारे पास बहुत ही क्लियर कट
एक क्राइटेरिया है कि जिस पार्टी के कैंडिडेट सबसे ज़्यादा जीत के आएंगे वो पार्टी मेजॉरिटी की कहलाएगी और वो पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। ऐसी पार्टी जो गवर्नमेंट में है वो आसानी से रूल रेगुलेशंस पॉलिसीज़ को ला सकती है, क्योंकि ज़्यादातर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसी के ग्रुप के हैं, उसी की पार्टी के हैं, तो उसको पास कराना आसान हो जाता है और ओवरऑल देश को एक साथ लेके चलना आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक सेंटर पे, एक यूनियन लेवल पे एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि पूरे देश के लिए बात कर रही है। अगर सब इंडिविजुअल होंगे तो पूरे देश के लिए बात करने वाला कोई भी नहीं होगा। तो पार्टीज इस तरीके से हमारे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और नेसेसरी हैं।